आपका अपना टू दी पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एडवांस सीरीज का आज वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले के जो 2 वीडियो लेक्चर्स थे उसमें जो सबसे पहला वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था रॉ मटेरियल ऑफ डीएनए। उस रॉ मटेरियल से न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनता है, फिर उसका पॉलीमराइजेशन होता है, तब जाकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है और फिर उससे डीएनए मॉलिक्यूल को हम बनाते हैं। जो दूसरा वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए या मॉडल ऑफ डीएनए, that one is given by Watson in Crick model, and that model is based on 2 important discoveries. जो पहला था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जो फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने दिया था, और जो दूसरा था वो चार्गफ रूल पर बेस्ड था। आज का जो तीसरा वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए। जो डीएनए की प्रॉपर्टीज है उसका इस्तेमाल ह्यूमन वेलफेयर के लिए कहाँ होता है और रिसर्च में हम कहाँ करते हैं। तो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ह्यूमन वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो प्रॉपर्टी है डीएनए का बहुत ही उपयोगी है और उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त करना जरूरी है। तो डीएनए के जो 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उसमें जो सबसे पहला है दैट इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए। जो दूसरा प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए। तीसरा प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए। चौथा जो कहते हैं उसको हाइब्रिडाइजेशन प्रॉपर्टी है, और जो पांचवा है दैट इज द आइसोमेरिक प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए। हर प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ डीएनए के पिकुलियर फीचर्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं या स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए। देखिए, जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा है थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी, जो तीसरा है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, जो चौथा है उसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रॉपर्टी, हाइब्रिडाइजेशन प्रॉपर्टी, और फिफ्थ वन इज द आइसोमेरिक प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए, आइसोमेरिक प्रॉपर्टी। देखिए, एक एक करके अब हम इन पांचों के बारे में पढ़ते हैं और हर ईच प्रॉपर्टी जो है उसका इस्तेमाल हम ह्यूमन वेलफेयर या रिसर्च के लिए और किस तरीके से हम करते हैं। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए वो है क्या और इसका इस्तेमाल होता कहाँ है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। दैट टेक्निक इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है ये एक तरीके का सेपरेशन टेक्निक है और इस टेक्निक में हम चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। तो इट इज ए सेपरेशन टेक्निक by which we can separate the charged molecule or particles under the influence of electrical field. इलेक्ट्रिकल फील्ड में करंट को प्रवाहित करके हम चार्ज मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स का सेपरेशन करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक सपोर्टिंग मीडियम होता है और वह जो सपोर्टिंग मीडियम है उसका 2 एंड होगा और दोनों एंड में से एक एंड को हम, ये जो एंड है इसके अंदर जो सॉल्यूशन रखा हुआ है इस एंड पर, यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रोड,
ये जो सपोर्टिंग मीडियम है इसको हमने इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया है। देखिए ये, इसको थोड़ा सा कलर में बनाते हैं इलेक्ट्रोड को। ये दो इलेक्ट्रोड है। तो देखिए यहां पर ये है क्या, ये जो इलेक्ट्रोड है ये निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है और ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है इलेक्ट्रोड। जब हम करंट फ्लो करेंगे इन दोनों के बीच में, तो उस हालत में क्या होगा, जो करंट जब इसके अंदर बहेगा और यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर चार्ज्ड पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल को हम डालते हैं। तो इसमें जैसे ये डिफरेंट कलर से, यहां पर देखिए ये डिफरेंट चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। तो ये जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल है या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। तो कैसे वो सेपरेट होगा वो देखिए। जब जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर फ्लो करेंगे वैसे ही क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोड है इसको हम क्या कहते हैं, एनोड, और इसको क्या कहते हैं हम, कैथोड। कैथोड। तो यहां पर चार्ज पार्टिकल्स है, या तो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इस तरह के चार्ज्ड मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स यहां पर रखे हुए हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होगा, बहेगा इसके अंदर, वैसे ही क्या होगा, जो चार्ज पार्टिकल्स है वो पहले सेग्रीगेट होगा और उसका माइग्रेशन होगा। उसका माइग्रेशन क्या होगा, कुछ तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और कुछ जो है इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा उसका। तो इस डायरेक्शन का मतलब एनोड की तरफ और इस डायरेक्शन का मतलब कैथोड की तरफ। जो एनोड है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, और जो कैथोड है कैसा है, नेगेटिव चार्ज। आपको पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। तो ये जो है पॉजिटिव है, तो इसके तरफ कौन आएगा, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे उसका जो माइग्रेशन होगा वो किधर होगा, सॉरी, उसका माइग्रेशन किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का माइग्रेशन किधर होगा, कैथोड की तरफ होगा। और वहीं पर जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है उसका जो माइग्रेशन होगा वो किधर होगा, ये एनोड की तरफ होगा, क्योंकि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो नेगेटिव एंड की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से हम चार्ज पार्टिकल का सेपरेशन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड में करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो अगर मान लिया जाए कि इस चार्ज पार्टिकल में एक डीएनए का भी मॉलिक्यूल है या डीएनए का भी पार्टिकल्स इसके अंदर है, डीएनए है, तो अब ये जो डीएनए है ये मूव करता है किधर की तरफ, एनोड की तरफ ये मूव करेगा। तो जब डीएनए का मूवमेंट एनोड की तरफ हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए कैसा है, निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, निगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। और आपको पता है कि डीएनए का जो हम लोग पढ़े थे केमिकल कंपोजिशन, उसके जो डिफरेंट रॉ मटेरियल्स में एक रॉ मटेरियल था फॉस्फेट, और वो जो फॉस्फेट है वो कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, और उसी की वजह से जो डीएनए है उस पर जो चार्ज है कैसा है, निगेटिव है। तो डीएनए इज दी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। यह इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा ये प्रूफ हो जाता है। और इस टेक्निक से हम जो है चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर डीएनए पाया जाएगा तो उसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये था इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए। जो दूसरा है वो है आपका थर्मल प्रॉपर्टी। ये थर्मल प्रॉपर्टी क्या है, द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर हीट का क्या इफेक्ट होता है उसकी स्टडी करते हैं थर्मल प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम कहां करते हैं, जीन एम्प्लीफिकेशन में करते हैं, पीसीआर टेक्निक में करते हैं। वो कैसे करते हैं देखिए। तो सबसे पहले देखिए कि थर्मल प्रॉपर्टी है क्या। तो इसमें दो चीज, तीन, एक तो होगा इसका डीनेचुरेशन क्या है, रीनेचुरेशन क्या है, और मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है। ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इसमें आएगा। सबसे पहला है मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए, इसको हम कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम किस चीज से, टीएम के द्वारा उसे डिनोट करते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर को। जो दूसरा है उसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन।
रेशन। और जो तीसरा है उसको कहते हैं रीनेचुरेशन। तो ये सबसे पहले देखिए कि मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है। कोई डीएनए मॉलिक्यूल है और उस डीएनए मॉलिक्यूल को अगर हीट किया जाए, हीट करने पर यह जो डुप्लेक्स ऑफ डीएनए है दैट इज कन्वर्टेड 50% कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। जैसे इसका अगर 50% मॉलिक्यूल जो है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वह जो टेम्परेचर है दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए। तो डीएनए डुप्लेक्स को अगर हीट करेंगे, हीट करने के बाद वह डुप्लेक्स मॉलिक्यूल 50% सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग टेम्परेचर। अब देखिए, यह जो डीएनए मॉलिक्यूल है इसको अगर हीट कंटिन्यूअस अगर हीट करेंगे तो दैट वन इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। इसको अगर लगातार हीट देते रहेंगे तो आप जो ये डुप्लेक्स था, अब ये क्या कन्वर्ट हो गया? डुप्लेक्स कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। तो ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, देखिए इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। जो डुप्लेक्स था दैट इज द नेटिव फॉर्म ऑफ डीएनए, और जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो बना है दिस इज द डिस्ट्रक्टेड फॉर्म ऑफ डीएनए। तो ये जो डुप्लेक्स से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का बनना हीट के इफेक्ट से दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन कहते हैं। अगर हम फिर से नॉर्मल कंडीशन को एस्टेब्लिश करें, कूलिंग में अगर जाएं, इसको अगर इस अलग होने के बाद इसको हम क्या करते हैं? रूम टेम्परेचर पर कूल करते हैं, रूम टेम्परेचर पर। तो जब ये रूम टेम्परेचर पर कूल करेंगे तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अगेन रीगेन द डुप्लेक्स स्ट्रक्चर और नेटिव फॉर्म ऑफ डीएनए। तो यह जो नेटिव फॉर्म हुआ डीएनए का, फिर से डीनेचर्ड होने के बाद ये गेन कर लिया, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रीनेचुरेशन। तो जो थर्मल प्रॉपर्टी है, इट इज द स्टडी ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑन डीएनए मॉलिक्यूल, और इसमें मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है? वह टेम्परेचर जिस पर डीएनए मॉलिक्यूल 50% सिंगल स्टैंडर्ड में डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, उसको उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। डीनेचुरेशन प्रॉपर्टी में क्या होगा कि जो नेटिव फॉर्म है वह डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और डुप्लेक्स कन्वर्टेड टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन। लेकिन जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, अगर रूम टेम्परेचर दिया जाए तो फिर से दोनों सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए थ्रेड के बीच में जो डीएनए का थ्रेड है उसमें क्या होगा? कंप्लीमेंटेशन हो जाएगा और फिर से यह डुप्लेक्स फॉर्म को एक्वायर कर लेगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन का जो प्रोसेस है वो हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें करते हैं पीसीआर टेक्निक में। पीसीआर जिसको कहते हैं पीपल चॉइस रिएक्शन, या इसी को हम क्या कहते हैं? जीन एम्प्लीफिकेशन। जीन एम्प्लीफिकेशन। तो किसी भी एक जीन है उसको मल्टीपल कॉपी अगर तैयार करना है तो हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और इस टेक्निक में हम डीएनए के थर्मल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो ये था आपका थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए। अब जो तीसरा है दैट इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए। देखिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डीएनए की स्टडी करने के लिए एक एनालिटिकल टेक्निक है। उस एनालिटिकल टेक्निक को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या और जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो यह जो इंस्ट्रूमेंट है इसके द्वारा हम ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो डीएनए का है उसका हम पता लगाते हैं। तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या है? एक्चुअली इट इज द मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन ए सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन कितना है
उसका पता लगाते हैं, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो इसमें हम मेजर किस चीज का करते हैं? तो ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करते हैं। तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी है क्या? तो ऑप्टिकल डेंसिटी को ये पूछा जाए कि व्हाट इज इट, ये है क्या, तो इसको डिफाइन कैसे कहेंगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द सरफेस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इन ए सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन के अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल है उसके द्वारा जो लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है उसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। और उसी ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करके हम ये पता लगाते हैं कि वह जो सॉल्यूशन है उसमें जो मॉलिक्यूल है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसको कहते हैं हम ऑप्टिकल डेंसिटी। जैसे करते क्या है, तो इसमें इस टेक्निक के अंदर हम एक क्यूबेट या टेस्ट ट्यूब हम कहते हैं उसको, ये क्यूबेट जो है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि क्वार्ट्ज का बना हुआ होता है। अगर ग्लास का लेंगे हम तो क्या होगा, ग्लास जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करता है, तो जो रिजल्ट होगा वह एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। तो एक्यूरेसी के लिए एक ऐसा मटेरियल को लेना है जिससे वो क्यूबेट बना हुआ हो जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता हो। तो ये बना हुआ होता है क्वार्ट्ज का, ये क्वार्ट्ज का बना हुआ है क्यूबेट, इसको कहते हैं क्यूबेट। ये क्वार्ट्ज का बना हुआ है। और इसके अंदर एक चीज और मैं बता दूं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका इस्तेमाल, उसका जो रेंज होगा 200 से लेकर के 400 के बीच में होगा। इस रेंज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से गुजारते हैं और वह जो वेव होगा वो गुजरेगा किसमें, उस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, क्वार्ट्ज के अंदर वह सॉल्यूशन रखा हुआ रहता है। तो अगर मान लिया जाए कि इसके अंदर हमने डिस्टिल वाटर डाल दिया, डिस्टिल वाटर है ये, और यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है तो इससे होकर गुजरेगा, तो दो चीज हो सकता है। तो ये जो वेव यहां से गुजरा, या तो इस सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ एब्जॉर्ब होगा और कुछ बाहर निकलेगा। तो डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होगा, डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्बेंस। कितना परसेंटेज जो है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यह जो है, ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर वह एब्जॉर्ब होगा। तो अगर, तो दो मेजरमेंट है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्बेंस का जो वैल्यू होगा वो 0%। और कभी कभी होता क्या है कि इससे होकर के मान लिया ये 100%, जब सॉल्यूशन से पहले, क्यूबेट से पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका पूरा का पूरा ये मान लिया जाए कि 100% है, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन से गुजरा तो गुजरने के बाद भी अगर वो 100% है तो इसका मतलब हो गया कि जो ट्रांसमिटेंस है, इसको कहते हैं हम ट्रांसमिटेंस, ये जो ट्रांसमिटेंस है यह भी क्या है, 100% है। तो डिस्टिल वाटर का जो एब्जॉर्बेंस है वो 0%, ये कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और इसका जो ट्रांसमिटेंस वैल्यू है वो क्या है, 100% है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है, 0% से लेकर के 100% के बीच में। अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो उसका जो वैल्यू होगा
एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस का वो किसके बीच में होगा, यानी कह सकते हैं हम, या ऑप्टिकल डेंसिटी जो होगा वो कितना होगा, ये उसका जो वैल्यू होगा 0% से 100% के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो डिस्टिल वाटर का जो एब्जॉर्बेंस है वो 0% है और ट्रांसमिटेंस वैल्यू है वो 100% है, यानी कि जितना इधर से लाइट जा रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, इसका मतलब इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसके अंदर डीएनए को डाल दिया जाए, इस सॉल्यूशन को डाला जाए डीएनए को, और डीएनए को डाला जाए डिस्टिल वाटर के अंदर, तो अब ये जो 100% क्रॉस कर रहा था दैट बिकम्स बिलो 100%। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेंस। तो उसका जो वैल्यू होगा वो 0% से ज्यादा होगा और ट्रांसमिटेंस का जो वैल्यू होगा 100% से कम होगा, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी का जो वैल्यू है 0% से 100% के बीच में वैरी करेगा। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिकल डेंसिटी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्बेंस। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है, ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगा तो एब्जॉर्बेंस भी बढ़ेगा, यानी गाढ़ा जितना सॉल्यूशन होगा उतना ही ज्यादा वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। एंड ऑप्टिकल डेंसिटी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिटेंस। कहने का मतलब कि ऑप्टिकल डेंसिटी अगर कम होगा तो ट्रांसमिटेंस ज्यादा होगा, और ट्रांसमिटेंस अगर ज्यादा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी उसका कम होगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो दो तरीके से है, ऑप्टिकल डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन एंड ऑप्टिकल डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिटेंट टी। तो अगर टी बढ़ेगा तो ओडी क्या होगा, घटेगा, और ओडी बढ़ेगा तो टी क्या होगा, घटेगा। इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर इसको बढ़ाने के लिए ये भी बढ़ रहा है तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऑप्टिकल डेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ व्हाट, एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस। तो इसका जो वैल्यू, अब देखिए ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, इसका कुछ वैल्यू होगा 0 और 100% के बीच में। जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगा डबल स्टैंडर्ड का कुछ होगा, सिंगल स्टैंडर्ड का भी कुछ होता है, और अगर हिट ज्यादा करेंगे तो जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स में। देखिए कैसे वैल्यू डिफर करता है। ये क्यूवेट है, डिफरेंट क्यूवेट, ये डीएनए का सॉल्यूशन है जिसमें डुप्लेक्स के फॉर्म में है। एक दूसरा क्यूवेट है, उसमें जो डीएनए का सॉल्यूशन है यही डीएनए है लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड है। और एक तीसरा है जो डीएनए है, इसी डीएनए को अगर ज्यादा हीट करेंगे तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये न्यूक्लियोटाइड का सॉल्यूशन है। तो कह सकते हैं दिस इज द सॉल्यूशन नंबर 1, दिस इज द सॉल्यूशन नंबर 2 एंड दिस वन इज द सॉल्यूशन नंबर 3। ये तीसरा सॉल्यूशन है। तो ये कैसे बना, ये डीएनए को जब आप हीट करेंगे तो डीनेचुरेशन होगा, ये नेटिव फॉर्म है, डीनेचुरेशन हो गया इसका, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो गया। ये है आपका डुप्लेक्स ऑफ डीएनए, और ये हो गया सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। और अगर फर्दर हीट करेंगे तब क्या होगा, जब इसको फर्दर हीट किया जाएगा तब ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा इस चीज में, न्यूक्लियोटाइड्स में। तो ये यहां पर क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। अब हम बारी बारी से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर जो इसका ऑप्टिकल डेंसिटी है उसको मेजर करते हैं। तो सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 260 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को न्यूक्लियोटाइड एब्सॉर्ब करता है। तो ये इसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी कितना हो गया, 260। लेकिन जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी तुलना में कम होगी, और जो डुप्लेक्स है इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी इसकी तुलना में ये और कम होगा। कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी इसका होगा, न्यूक्लियोटाइड्स का होगा, फिर न्यूक्लियोटाइड्स से कम किसका होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का, और डुप्लेक्स से ज्यादा होगा। तो
ये इस तरीके से देखिए, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज्यादा जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगा किसका होगा? न्यूक्लियोटाइड्स का होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी वो क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड से कम होगा और डुप्लेक्स से ज्यादा होगा। और डुप्लेक्स की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी वह दोनों से ही कम होगा। इससे न्यूक्लियोटाइड से भी कम होगा और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से भी कम होगा। तो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से कॉन्सेंट्रेशन का पता लगाएं कि कौन क्या, यह जो सॉल्यूशन है यह लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ये लेस है, ये क्या हो गया? मोर है, सॉरी मोर, ये लिस्ट है, इसको कहते हैं लिस्ट। तो मोर लेस लिस्ट, इस तरीके से ये घट रहा है। तो ये है आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इसका डीएनए मॉलिक्यूल का, जिसमें हम ऑप्टिकल डेंसिटी का मेजरमेंट करते हैं और उसकी सहायता से हम ये पता लगाते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसमें मैक्रोमोलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो हम डिफरेंट सॉल्यूशन के अंदर अगर डीएनए मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है तो उस सॉल्यूशन में डीएनए का ऑप्टिक डेंसिटी कितना होगा उसके बारे में हम पता लगाते हैं। इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए। अब जो मोस्ट इंटरेस्टिंग है वो है आपका हाइब्रिडाइजेशन प्रॉपर्टी। देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जो डुप्लेक्स डीएनए मॉलिक्यूल है, दो डुप्लेक्स डीएनए मॉलिक्यूल, उसको पहले सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट कर दीजिए। या हम कह सकते हैं कि हम दो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को ले लिए, दो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमने लिया, ये भी क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और ये भी क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और इस डीएनए को लेकर के अगर हम रूम टेम्परेचर या फेवरेबल कंडीशन अलाउ करें और इसमें जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है इसके बीच में कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बाद यह डुप्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो यह जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, तो यह जो हाइब्रिडाइजेशन है वह दो तरीके का हो सकता है। वह हाइब्रिडाइजेशन दो तरीके से हो सकता है कि ये भी डीएनए था, ये भी डीएनए था। कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस डीएनए की जगह ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड अगर आरएनए होगा तो आरएनए और डीएनए का भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। अगर दोनों के बीच में कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस पेयर है और अगर पेयरिंग हो जाती है तो यह भी एक हाइब्रिड ही बनाएगा। तो दो तरीके का हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। एक बनेगा आपका डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, और जो दूसरा बनेगा वो बनेगा आरएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। तो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? सुदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में करते हैं। यह है आपका सुदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। और आरएनए डीएनए का हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रॉपर्टी है, यह जो प्रॉपर्टी है इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं? आपका नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। देखिए, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन जो साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में हम करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन प्रॉपर्टी जो है डीएनए का, वो किस लिए करते हैं? वो हम करते हैं पैटर्निटी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, या हम इस्तेमाल करते हैं रिसर्च में कहा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और देखिए आरएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका इस्तेमाल करते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में करते हैं, और इसके द्वारा हम जीन एक्सप्रेशन की एक्सपेडी करते हैं। जीन एक्सप्रेशन, स्टडी ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इससे और हम ये भी पता लगाते हैं कि जो आरएनए मॉलिक्यूल था उसका जो टेम्पलेट डीएनए मॉलिक्यूल कौन सा है, टू रिकॉग्नाइज द टेम्पलेट डीएनए मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। और एक और इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस डीएनए हाइब्रिडाइजेशन का है, टू एस्टैब्लिश द फाइलोजेनिक रिलेशनशिप
बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? टू एस्टैब्लिश फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप बिटवीन और एमंग द ऑर्गेनिज्म। तो ये था आपका हाइब्रिडाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रिसर्च में तो इस्तेमाल करते ही है और साथ साथ ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका। द थर्ड जो पांचवा है वो है आइसोमेरिक प्रॉपर्टी। आइसोमेरिक टर्म्स कहां से आया है? आइसोमेरिज्म से आया है। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो तो उस तरीके का जो आइसोमर होता है उसको हम कहते हैं, यानी दो डिफरेंट स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखेगा लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं? कि अगर जो मैक्रोमॉलिक्यूल है उसके सॉल्यूशन से अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को गुजारा जाए, वह जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसका जो मूवमेंट है, उसका जो डायरेक्शन है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड करेगा वो, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड करेगा। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड करेगा तो उसको हम कहते हैं डी फॉर्म, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड करेगा तो उसको हम क्या कहते हैं? एल फॉर्म। तो दो फॉर्म हो सकता है, एल फॉर्म भी हो सकता है और डी फॉर्म भी हो सकता है। तो इसके अलावा एक है कन्फर्मेशनल प्रॉपर्टी। कन्फर्मेशन क्या है? कन्फर्मेशन में चेंज होगा। कन्फर्मेशनल चेंज की स्टडी करके हम ये पता लगाते हैं जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है वो रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। एक तो ये हो गया। दूसरा हम ये पता लगाएंगे, जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के द्वारा हम ये पता लगाएंगे ये राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। तो आइए अब दोनों के बारे में देखते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल किस तरीके से बिहेव करता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या शो करेगा और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या शो करेगा। तो आइसोमेरिक प्रॉपर्टीज, आइसोमेरिक टर्म कहां से आया है? आइसोमेरिज्म से आया है। और जो डीएनए की आइसोमेरिक प्रॉपर्टी है, जिसका आइसोमराइजेशन आइसोमर है, ये दो तरीके के आइसोमर की स्टडी यहाँ पर, स्ट्रक्चरल तो नहीं कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल अगर करेंगे तो फिर न्यूक्लियोटाइड में जाना पड़ेगा, आपका कीटो और एनॉल फॉर्म में जाना पड़ेगा, तो स्ट्रक्चर में चेंज होता है न्यूक्लियोटाइड सॉरी नाइट्रोजनस बेस का। तो हम डीएनए पढ़ रहे हैं तो इसमें दो चीज पढ़ेंगे, एक होगा इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, और जो दूसरा है वो है आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए आप। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है कि ये जो है आपका टेस्ट ट्यूब है, इस ट्यूबेट कह लीजिए इसको। अब यह जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल को डाला गया है और मैक्रोमोलिक्यूल का सॉल्यूशन है ये, और यहां से जो सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे मान लिया लाइट ये है सोर्स, बल्ब जल रहा है यहां पर, और इस बल्ब, तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट है ये मल्टी डायरेक्शनल है। इसको सबसे पहले पोलराइज करेंगे, तो प्रिज्म से होकर के गुजारेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसी को बोलते हैं। तो ये मल्टी डायरेक्शनल है, अब ये जो होगा यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो सोर्स से हमने निकोल प्रिज्म इसको बोलते हैं, निकोल प्रिज्म। इस प्रिज्म से होकर गुजारने के बाद क्या हो जाएगा, उस लाइट को हम क्या कहेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और यह जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन के होकर के गुजरेगा, तो जो सॉल्यूशन में आइदर इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और टुवर्ड्स द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो इसको हम कहते हैं डी फॉर्म, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है तो इसको कहते हैं एल फॉर्म। तो देखिए नेचर में जितने भी एमिनो एसिड्स हैं वो सभी के सभी एल फॉर्म वाले हैं। तो ये इसका तो एग्जाम्पल हो गया एमिनो एसिड। तो इसको हम कहते हैं लेवोरोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो डी फॉर्म है इसको हम क्या कहते हैं?
डेक्स्ट्रोरोटेटरी या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी इसको कहते हैं, डेक्स्ट्रो। तो जो हमारा डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो डी फॉर्म है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डीएनए कौन सा शो करेगा? डी फॉर्म होगा। देखिए अब ये बता दिए हैं, डी के बारे में बता दिया हमने, एल के बारे में। अमीनो एसिड जो होता है नेचर में वो एल फॉर्म है। जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, वो डी फॉर्म है। एक होता है कि ना तो ये कोई सॉल्यूशन ऐसा भी होगा जिसमें जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का कोई भी, ना वो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा और ना वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी नो इफेक्ट होगा। तो उस तरह का जो सॉल्यूशन होता है उसको कहते हैं रेसमिक मिक्सचर, उसको कहा जाता है रेसमिक मिक्सचर, जिसमें एल एंड डी दोनों फॉर्म मिला हुआ होता है। तो इसलिए यह ना तो एल फॉर्म जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको दिया, तो नहीं तो वो एंटी क्लॉकवाइज में टर्न करेगा, ना ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेगा। तो एनीवे ये है आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए। अब देखते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या है कि वह उसके कन्फर्मेशन में चेंज होता है। जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो 3 कन्फर्मेशनल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो देखिए वो कौन कौन से कन्फर्मेशनल फॉर्म है डीएनए के। जो पहला कन्फर्मेशनल फॉर्म है जो कि नेचर में पाया जाता है, इन विट्रो कंडीशन में, लिविंग सिस्टम के अंदर पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? बी डीएनए। इसको हम कहते हैं बी डीएनए या बीटा डीएनए। एक जो होता है वो आपका होता है जेड डीएनए। ये जो दूसरा फॉर्म है ये है आपका जेड डीएनए। और एक और फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं ए डीएनए। तो ये फॉर्म कैसे चेंज होता है? तो ये जो बीटा डीएनए है जो नेचुरल फॉर्म है, ये इन वीवो, ये है इन वीवो फॉर्म, इन वीवो है। और ये दोनों जो फॉर्म है नेचर में नहीं होते, इसलिए इन विट्रो कहते हैं इसको, इन विट्रो फॉर्म, इन विट्रो। और ये भी क्या होगा? इन विट्रो, मतलब आउटसाइड द लिविंग सिस्टम, ग्लास मीडियम में, इन विट्रो। तो जो बीटा डीएनए है उसके 2 कन्फर्मेशनल फॉर्म है बीटा को छोड़ करके। तो अब इसका ये जो आपका बीटा डीएनए है ये कैसा होता है? राइट हैंडेड है। राइट हैंडेड का मतलब ये डी फॉर्म है। जो आर डीएनए है, जेड डीएनए है, सॉरी, जो जेड डीएनए है ये कैसा है? लेफ्ट हैंडेड। और जो ए डीएनए है ये भी कैसा है? राइट हैंडेड है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड क्या होगा? ये इस तरीके का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और लेफ्ट हैंडेड के लिए हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो ये राइट हैंडेड है, ये लेफ्ट हैंडेड है, और ये भी राइट हैंडेड। इन दोनों में फर्क क्या है? ये दोनों ही राइट हैंडेड है, तो ये दोनों में फर्क क्या है? जो ए डीएनए होगा वो ड्राई होगा, नॉन एक्वेटिक इन्वायरमेंट में होगा, और प्लस ये कैसा होगा? थिकर होगा, थोड़ा सा मोटा होगा, ये थिकर देन बीटा डीएनए। तो बी से ए डीएनए में कैसे कन्वर्ट होगा? जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं, डिहाइड्रेशन, बीटा डीएनए एक्वेटिक एनवायरनमेंट में है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है तो बीटा फॉर्म में है। और अगर डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन, तो वो कैसा कंडीशन में आ गया? आपका ए डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से बीटा डीएनए को हम जेड डीएनए में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे, सॉल्ट, हाई लेवल ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को ज्यादा करेंगे तो जो आपका बीटा डीएनए है दैट इज कन्वर्टेड इनटू जेड डीएनए। तो देखिए बीटा डीएनए नेचर में पाया जाता है, यह कैसा है? राइट हैंडेड डीएनए है, जबकि जेड डीएनए और ए डीएनए नेचर में नहीं पाया जाता है। दूसरा है कि जो
ए डीएनए है ये कैसा है, डिहाइड्रेटेड कंडीशन में है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बीटा डीएनए को हम ड्राई कंडीशन देंगे। ड्राई का देखिए याद करने का तरीका है, ए फॉर एरिड, एरिड का मतलब होता है ड्राई इन्वायरमेंट। तो अगर डिहाइड्रेशन होगा तब ये ए डीएनए में एरिड, इससे याद रखिएगा, एरिड कंडीशन मतलब ड्राई कंडीशन। तो और दूसरा जब होगा, जब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो जेड फॉर ज्यादा, ज्यादा सॉल्ट अगर मिलेगा तब बीटा डीएनए कन्वर्टेड इनटू जेड डीएनए। तो जेड से याद कीजिए ज्यादा, ज्यादा सॉल्ट, और यहां पर क्या होगा, लेस वाटर, लेस वाटर, लेस वाटर तभी तो एरिड होगा वो और ड्राई कंडीशन होगा। तो बीटा डीएनए जो डीएनए का मॉलिक्यूल है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो यह जो नेचर है डीएनए का, दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी नेचर, जो फ्लेक्सिबल डीएनए मॉलिक्यूल फ्लेक्सिबल होता है उसको ये दर्शाता है, उसको ये प्रूव करता है। अब ए डीएनए को अगर बी डीएनए में करना है तो हम क्या कर सकते हैं, रीहाइड्रेशन, फिर से अगर एक्वेट पानी इसके अंदर डाल दिया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर से क्या, तो डिहाइड्रेशन था पहले तो ए में, और इसको कहेंगे रीहाइड्रेशन, रीहाइड्रेशन यानी फिर से एक्वेटिक इन्वायरमेंट अगर दे दिया जाए तो ये बी डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जो आपका जेड डीएनए है और डी, इसको अगर कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को घटा करके नॉर्मल कंडीशन में लाना होगा। तो जब नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा तो जेड डीएनए कन्वर्ट इनटू डी डीएनए। It means one form of DNA change into the another form due to the physical and chemical environmental condition. इसको थोड़ा इस तरीके से भी एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे टॉवेल है, टॉवेल को पानी में भिंगा लीजिए और भिंगाने के बाद जब वो पानी में भिंगा हुआ रहेगा तो उसमें वाटर ज्यादा रहता है वो टॉवेल के अंदर, और तो वह जो कंडीशन है उसको समझिए कि वो बी डीएनए है। अब उसको थोड़ा सा पानी को निचोड़िए, आप उसको ऐंठिए, जैसे जैसे आप उसका टॉवेल का ऐंठन बढ़ाते जाएंगे, उसको ट्विस्ट करते जाएंगे, वाटर उससे निकलता जाएगा। जब पानी निकलेगा तो उसका मतलब क्या हुआ, वो डिहाइड्रेशन फॉर्म में चला गया, डिहाइड्रेट हो रहा है, और जब डिहाइड्रेशन कंडीशन में आएगा तो वह जो है ए डीएनए के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। और ठीक उसी तरीके से जो जेड डीएनए है, जेड का मतलब होता है जिक जैक डीएनए। जिक जैक डीएनए का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है डीएनए का, ये बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल है ये डीएनए डुप्लेक्स का, और अगर हम इस एंड पर और इस एंड पर, दोनों एंड से अगर हम मान लिया उस टॉवेल को ही, जो बड़ा सा टॉवेल है उसके दोनों एंड को अगर हम रोटेट करें तो कुछ एंड जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और कुछ एंटी क्लॉक, जैसे बीच वाला रीजन होगा, यहाँ आइटम नहीं पहुंचेगा, इसका जो ओरिएंटेशन होगा किसी दूसरी तरफ हो जाएगा, और इस पोर्शन का जो ओरिएंटेशन होगा ये किसी दूसरे तरफ हो जाएगा। तो इसका मतलब इस जो डिफरेंट ओरिएंटेशन की वजह से वो कैसा देखने में लगेगा, जिक जैक, इरेगुलर। तो इस तरीके, इसलिए इसको कहते हैं हम जेड डीएनए। ये हो गया आपका बी डीएनए, ये हो गया आपका ए डीएनए। तो अगला जो वीडियो लेक्चर होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एडवांस सीरीज का लेक्चर नंबर 4, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए। तो उस वीडियो का इंतजार कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।